वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे इन्फ्लुएंजा के बारे में। हमने पढ़ा था कि इन्फ्लुएंजा की 4 क्लासेस हैं, लाइक ए, बी, सी एंड डी, जिसमें से ए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को। ये जो क्लासेस हैं ये ऑर्थोमिक्सोविरिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनकी सब टाइप्स भी हैं आगे। ए वायरस जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस का जो ए टाइप है, इसकी सबसे ज़्यादा सब टाइप्स हैं। यू कैन से लाइक जो इन्फ्लुएंजा का ए वायरस है, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट तरह के सरफेस एंटीजन होते हैं। एक एच होता है, दूसरा एन होता है। एच को हम बोलते हैं हीमोग्लूटिनिन और एन को बोलते हैं न्यूरोअमाइनिडीज। जो एच एंटीजन होता है ये जैसे हमारे ससेप्टिबल सेल्स, फॉर एग्जांपल अगर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से या फिर पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की वजह से जब ये ए वायरस हमारे नेजो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स हैं उनके टच में आता है, तो एच एंटीजन क्या करता है, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। एच एंटीजन की मदद से ये वायरस क्या है, हमारी बॉडी के सेल्स के साथ अटैच हो जाता है और ये उसके अंदर जाकर हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर जाकर वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करता है, अदर वायरस सेल्स को बढ़ाता है ये। तो वायरस सेल्स जब बढ़ जाते हैं तो जो एन एंटीजन है वो जो हमारे ससेप्टिबल या इन्फेक्टेड सेल है उसको बस्ट कर देता है या रिलीज कर देता है कह लो। तो जिससे क्या है, जो नंबर ऑफ वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। नए नए वायरस मिल रहे हैं सब टाइप्स ए के, तो उनमें से 18 एच हीमोग्लूटिनिन टाइप के हैं और 11 न्यूरोमाइनिडेज टाइप के हैं। ह्यूमंस के अंदर जनरली जो इफ़ेक्ट करते हैं जिसमें से ए वायरस वाले, तो वो हैं H1, H2, H3 एंड N1, N2। दूसरे जो इनके वेरिएशन वाले जो वायरसेस हैं एच ग्रुप के, वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करते। टाइप बी वायरस की कोई आगे जो है इसकी जो सब टाइप्स नहीं है जितनी कि ए की है, और सबसे कम जो है वो सी हमें इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हम इन्फ्लुएंजा ए वायरस की बात करें तो इसके अंदर टाइम टू टाइम मेजर चेंजेस आती रहती हैं। अगर ये अपने अंदर क्या करता है, सडन और कंप्लीट चेंज कर लेता है अपने अंदर, इन्फ्लुएंजा ए का वायरस अगर अपने अंदर ड्यूरिंग द एपिडेमिक पीरियड या फिर बिफोर द एपिडेमिक पीरियड अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेस ले आता है मेजर, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो हम उसको शिफ्ट बोलते हैं। मेजर चेंजेस या सडन कंप्लीट चेंजेस आए तो हम उसको शिफ्ट बोलते हैं। अगर कोई एंटीजेनिक चेंज आए, जिसमें एंटीजेनिक चेंज में क्या आ जाता है, एच या एन में कोई चेंज आए, तो हम उस लोग को बोलते हैं ड्रिफ्ट बोलते हैं। एंटीजेनिक शिफ्ट की वजह से क्या होता है, एंटीजेनिक शिफ्ट कैसे आता है कि जो ह्यूमन ए वायरस है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, वो एनिमल या फिर बर्ड वायरस के साथ अपना कोई रिकम्बिनेंट मतलब उनके जो जेनेटिक कोड हैं वो आपस में मिल के एक नया सेल बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इसका जो है मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या क्या मतलब है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अंदर पॉइंट म्यूटेशंस, किसी ना जगह पर कोई थोड़ी बहुत जीन की चेंजेस आती हैं तो हम उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के लिए पॉइंट म्यूटेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है। बी ग्रुप का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके अंदर लेस डिग्री चेंजेस देखने को मिलती हैं, और जो इन्फ्लुएंजा सी है उसके अंदर बहुत ही कम चेंजेस हमें देखने को मिलती है। अगर हम रिजर्वायर की बात करें कि इन्फ्लुएंजा वायरस के रिजर्वायर्स क्या क्या हैं, तो इसके जो मेन है इन्फ्लुएंजा वायरस के, वो ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स एंड बर्ड्स भी हैं, क्योंकि डिफरेंट तरीके के इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं जो कि अदर जो है स्पीशीज को भी इफेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस को जो है आइसोलेट किया गया है फ्रॉम द स्वाइन्स, हॉर्सेस, डॉग्स और डोमेस्टिक पोल्ट्री, बर्ड्स के अंदर से। तो इनके अंदर क्या होता है, कईयों के अंदर जो है वायरसेस जो अदर हमें स्पीशीज से मिल रहे हैं उनके अंदर मेजर एच या एन एंटीजन होता है, जो कि ह्यूमंस के साथ रिलेटेड होता है या ह्यूमंस वाले स्ट्रेन के साथ मैच कर रहा होता है। तो ये एक थ्योरी है जिसको ये कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से ये एच और एन जो है वो रिलेट करते हैं जो अदर
स्पीशीज़ के जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं उनके साथ ये मैच करते हैं। इसी वजह से वो क्या है कि रिकम्बिनेंट वायरस बना पाते हैं, बार बार एक नए तरीके का वायरस बना देते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पर माइल्ड और एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, जो कि एक मेजर रोल प्ले करती हैं इन्फेक्शंस पैदा करने के लिए। और दूसरा आ गया कि स्क्रीशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का काम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वायरस जल्दी से जल्दी फैलता है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कह लें तो हम देख सकते हैं कि नेज़ोफेरेंजियल एरिया जो है उसमें 1 से 2 दिन पहले या फिर 1 से 2 दिन बाद सिम्टम आने के बाद जो है हमें ये वायरस हमारे नेज़ोफेरेंजियल जो सेल्स हैं उनमें मिल सकता है। होस्ट फैक्टर की बात करें, ये कौन कौन सी एज और सेक्स वाले लोगों को इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले तो ये है कि इसका जो अटैक रेट है वो कम है अडल्ट के अंदर। ये छोटे बच्चे जो कि 18 मंथ्स की एज वाले या फिर जो ओल्ड एज है जो कि 65 ईयर ओल्ड हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। ह्यूमन मोबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि पॉपुलेशन का ट्रैवल करने की वजह से, यहाँ से वहाँ जाने की वजह से क्या होता है कि इसका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा होता है। और एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट HA और NA आर इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एंटीबॉडीज़ हम किसी ह्यूमन के अंदर HA या NA के लिए मिलती है तो वो इन्फ्लुएंजा से बच सकता है। अगर हम बात करें एंटीबॉडीज़ की, अगर किसी ह्यूमन के अंदर ऑलरेडी HA एंटीबॉडी है तो वो उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है, उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है और पर्सन को डिजीज़ की उतनी सीवियरिटी या सिम्टम्स नहीं आते हैं जितने कि एक पर्सन जिसके अंदर जो कि नॉन एंटीबॉडी वाला पर्सन है, जिसके अंदर की इन्फ्लुएंजा पहले कभी हुआ ही नहीं है, जिसकी बॉडी ने एंटीबॉडी अभी तक प्रोड्यूस ही नहीं की है। अगर हम बात करें कि जो वायरल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिफरेंट इन्फ्लुएंजा वायरसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि पेशेंट को, जब पर्सन को किसी को भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ है और हम उसके जो नेज़ो स्क्रीशन है तो उसके अंदर हमें क्या है सीरम एंटीबॉडीज़ और सिक्रीटरी एंटीबॉडीज़ में IgA देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ क्या है कि सीरम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कई महीनों तक रह सकती हैं, वेयर एज जो सिक्रीटरी एंटीबॉडीज़ हैं जो लोकल, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर जब टच में आता है वायरस तब जो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़े टाइम के लिए रहती हैं। वो एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है इस डिज़ीज़ का जो कोर्स है वो मॉडिफाइड हो जाता है। जिस पर्सन के अंदर लो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके अंदर जो इलनेस है वो माइल्ड फॉर्म की हो सकती है, और बार इम्यूनिटी आ सकती है किसी पर्सन के अंदर जब बार बार उसको जो वायरस के इन्फेक्शन होता है। और दूसरी तरफ क्या है, एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होने के लिए 7 दिन का समय लेती है आफ्टर द अटैक और रीच कर जाती है मैक्सिमम इन द 2 वीक्स। एंटीबॉडीज़ 7 दिन में बढ़ जाती हैं इन्फेक्शन के, इन्फ्लुएंजा के, और मैक्सिमम हो जाती है 2 हफ्तों के अंदर। और 8 से 12 महीने तक ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनी रहती है और उसके बाद इनका जो लेवल है वो ड्रॉप करना शुरू हो जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि बार बार ईयरली, एनुअली, सीजनली जो है इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर सीज़न ट्रेंड्स की बात करें कि इन्फ्लुएंजा कब फैलता है, इसके जो एपिडेमिक्स हैं वो विंटर मंथ्स में ज़्यादा होते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और विंटर और रेनी सीजन में होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अगर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस सारा साल वहाँ पर चलता रहता है, और इस साल में रेनी सीजन के टाइम पर ये 1 या 2 पीक्स ज़रूर दिखाता है साल के अंदर। जैसे कि हमारा कंट्री है जहाँ पर ओवर क्राउडिंग है वहाँ पर इसका अटैक रेट हाई होता है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है ज़्यादा होने की वजह से लोग एक दूसरे के टच में ज़्यादा आते हैं। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर ड्रॉपलेट है, पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। स्नीजिंग, कफिंग इज रिस्पॉन्सिबल।
और पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ वायरस इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि ये सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ही टच में आता है, जहाँ पर ये लोकल इम्यूनिटी या लोकल एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं हमारी बॉडी। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 से 72 घंटे लगते हैं इसको जो है इंक्यूबेशन पीरियड या फिर सिम्टम दिखाने के लिए। अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस करते हुए ये सुपरफिशियल एपिथेलियम ऑफ द ट्रैकियल और ब्रोंकियल मिकोजा को ये इफेक्ट करता है, जिसकी बाद में ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल इन्वेजन, इसके बाद बैक्टीरियल इन्वेजन भी हो सकता है। वायरस के साथ साथ कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अंदर जो है आप कह सकते हो कि ब्लड में ये नज़र नहीं आता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है और साथ ही इसके फीवर, चिल, बॉडी एक वगैरह, कफिंग और वीकनेस शुरू हो जाता है। बुखार जो है 1 से 5 दिन के लिए रहता है और ये अडल्ट के अंदर 3 दिन के लिए बुखार इसमें रहता है। कॉम्प्लिकेशन में अगर हम देखें तो साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया ये हो सकते हैं। इसकी जो ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है अगर हम कहें तो वो है निमोनिया, और इसके अंदर फीवर, निमोनिया तभी होता है किसी पर्सन को अगर 4 से 5 दिन तक बुखार रहा है, बुखार उतर गया था लेकिन फिर से वो वापस आ गया, तो हम निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम जो कि एक रेयर है सिंड्रोम है, जो कि इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, लेकिन इसमें होता है कि फैटी लीवर विद इंसेफेलोपैथी की ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यूजली बी टाइप की हैं वो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो कि यंग चिल्ड्रन के अंदर होती है, जिसमें हेपेटिक फेलियर एंड इंसेफेलोपैथी हो सकता है। और यहाँ पर मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट की बात करें तो 30% मोर्टिलिटी रेट है वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस बी का। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो वायरस आइसोलेशन के लिए हम नेजोफ्रेंजियल स्वैब ले सकते हैं, और इसका हमें वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय IF, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक। इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वायरस का पता लगाने के लिए। उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हीमोग्लूटिन इनहिबिशन टेस्ट और ELISA टेस्ट किया जाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। जो HI टेस्ट है, हीमोग्लूटिनिन टेस्ट है, ये रिवील करता है कि वायरस का स्ट्रेन कौन सा है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वायरस A के अंदर जो है ज़्यादा सब टाइप्स मिलते हैं। ELISA टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है दूसरों की वजह से, और इससे जल्दी से पता लगाया जा सकता है 72 आवर्स के अंदर कि हाँ जी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा है या नहीं है। तो ये था इन्फ्लुएंजा के बारे में प्रिवेंशन, और इसके जो वैक्सीन्स हैं इसकी हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।